सबको नमस्कार, स्वागत। आज योग दिवस की शुभकामनाएं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि पिछले कुछ कुछ वर्षों में भारत में और विश्व में योग का और अधिक उदय हुआ है, जो सभी के पास पहुंच रहा है। हर एक व्यक्ति के पास धीरे धीरे पहुंचेगा और सब लोग इससे लाभान्वित होंगे, हो भी रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूं, जिस पे अक्सर लोग ध्यान कम देते हैं, कि योग क्या है और हम उससे किस तरह जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि मेरी समझ से भारत की सबसे बड़ी उच्चतम देन विश्व को है योग और उसके साथ जुड़ा हुआ मनोविज्ञान। तो योग क्या है? हम कभी कभी सोचते हैं कि एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ योग है। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ मेरी समस्याएं हैं। इधर मैं हूं, उधर समाज है, उधर जगत है। इस सोच से हमें थोड़ा अलग होकर अगर हम ध्यान दें कि हम योग से जुड़े हुए नहीं हैं, हम योग की अभिव्यक्ति हैं। हम विश्व से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई भी चीज किसी से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि दो चीजों को जोड़ने के लिए उनका अलग होना अनिवार्य है। अलग चीजें ही जुड़ सकती हैं, लेकिन जो सब एक है उसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इस विश्व की, ब्रह्मांड की हम एक अभिव्यक्ति हैं, हम सब। तो ये जो है विचार, इस पे आप मनन करें कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक हैं। और एक कैसे हैं कि जब से रचना हुई है या बार बार रचना होती है, उसका विलय होता है। तारे बनते हैं, टकराते हैं, टूटते हैं, ऊर्जा बिखरती है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो कुछ हुआ, उन सितारों की जो धूल है उससे हम बने। हमारे सौर मंडल में एक सितारा है, सूर्य। सूर्य की रोशनी और ऊर्जा से हम बने हैं। हम दिन रात का अनुभव करते हैं चंद्रमा की वजह से। मौसमों का अनुभव करते हैं क्योंकि पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि एक दूर जाके फिर सूरज के पास आती है। जब पास आती है तो हम गर्मी महसूस करते हैं, दूर जाती है तो जाड़ा ठंड महसूस करते हैं। हवा में सांस लेते हैं, धरती का उपजा हुआ अन्न खाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम जीवित हैं उनकी वजह से। जो हम सोचते हैं उससे हमारे मन की रचना होती है। जो हम खाते हैं उससे मेरा हमारा शरीर बनता है।
इस समय हम जो हैं, हम में हमारा पृथ्वी का, जगत का पूरा इतिहास जुड़ा है हमारे जेनेटिक कोड में। अगर वो सब न हुआ होता तो हम भी न हुए होते। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आपका मन थोड़ा और भी खुले, पहले से ज्यादा विस्तृत हो, और उसमें ये सभी विचार, सभी धारणा उसमें समा सके, और हम अपने आप को और व्यापक महसूस कर सकें। 700 करोड़ लोगों में से एक मैं हूं, बहुत छोटी सी चीज। उस स्थिति से उठकर अपनी व्यापकता को देखें, अपने विस्तार को देखें। उससे हमारे अंदर एक दायित्व पैदा होता है कि अगर इतना बड़ा हमारा विस्तार है तो हमारा दायित्व भी है कि उस विस्तार में हम अच्छा जीवन व्यतीत करें और जन कल्याण की बात भी सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। इससे हमारा मस्तिष्क विस्तृत होगा और हमारे कर्म जो हैं वो फलदायी होंगे समस्त समाज के लिए, विश्व के लिए। वही असली आनंद है। तो जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि योग क्या है, तो पतंजलि के योग सूत्र में एक सूत्र है, 96 सूत्र हैं, 2-3 पेज में काफी उसमें आ जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ जो है समझना। उसमें एक दूसरा सूत्र है, नंबर 2, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त यानी चेतना की वृत्तियां, उसका अंत योग है। उसको संयम में लाना योग है। वृत्तियां क्या होती हैं? हमारे विचार, हमारी चिंताएं, यादें, डर, भय, ईर्ष्या, ये जो मन के क्लेश हैं, ये सब हमारी चेतना को दूषित करते हैं। उस दोष से रहित होने के लिए हमें विचार की शुद्धि चाहिए, ताकि हम विचारों में न जिए, अपनी चेतन अवस्था में जिए। तो विचारों की शुद्धि कैसे होगी? हम समाज में भी रहते हैं और अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ कभी गलत होता है, हमें गुस्सा आता है, दुख होता है, वो समाज की वजह से होता है। उन्होंने ये किया तो मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आ गया। आजकल तो लोग जरा सी बात पे जूता चप्पल उठा लेते हैं सड़क पे। तो इससे अगर अलग होकर हम देखें कि हमारी समस्या का जड़ खुद हम है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारी समस्या है। किसी ने कुछ भी किया वो समस्या नहीं है, हमारा रिएक्शन समस्या है। क्योंकि हमारे रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से, हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स। स्ट्रेस से लगभग 90% सभी बीमारियों की जड़ एक है, तनाव, मानसिक तनाव, और उसी से शारीरिक तनाव भी वहीं से निकलता है। जब मन में लचीलापन नहीं रहता, शरीर भी सीधा हो जाता है,
ना हाथ मुड़ते हैं, ना पैर मुड़ते हैं, ना गला मुड़ता है। लोग इस तरफ देखने के लिए ऐसे ऐसे मुड़ के देख, ऐसे नहीं देख सकते, नीचे देखने के लिए झुक जाते हैं। तो स्टिफ माइंड, स्टिफ बॉडी एक ही चीज है। आप अक्सर लोगों को देखते होंगे, मैं आपको एक कुछ रहस्य भी बता रहा हूं, एक दो बीच में। आप देखें किसी को गौर से, उससे ठीक से हिला डुला नहीं जा रहा है, हाथ ऐसे ऊपर नहीं कर सकता, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके मन के विचार भी बहुत दृढ़ हैं, वो बदल नहीं सकते। फिक्स्ड माइंड, फिक्स बॉडी, फ्लेक्सिबल माइंड, फ्लेक्सिबल बॉडी। और किस तरह हम अपनी समस्या का जड़ खुद हैं, क्योंकि हम कुछ भी देखते हैं हम अच्छा नहीं लगता। आज बहुत ठंड है, अच्छा नहीं लग रहा है। आज बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है। आज उन्होंने ये बोल दिया, भाषण ये दे दिया। राजनीति में बहुत होता है ये सब। किसी ने हमें गाड़ी से ओवरटेक कर लिया, हम नाराज हो गए या चिंतित हो गए या भयभीत हो गए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने किया, वो उनका काम। हमने जो किया है इसका दायित्व तो हमारे ऊपर है। हम दूसरों के वशीभूत होकर जीना छोड़ दें। उन्होंने ये कहा, ये किया, इस वजह से हमने ये किया। वो मेल, वो जोड़ अलग कर दे। मैंने जो किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दायित्व मेरे ऊपर है। हमने बुरी से बुरी दशा में किस तरह संयम दिखाया, किस तरह उत्साह से अपनी मदद की, लोगों की मदद की, वो मैंने किया। तो हम इस तरह की भूल क्यों कर बैठते हैं, उसको समझने के लिए मैं दो एक बातें कहना चाहूंगा कि हमारे अस्तित्व के कई पहलू हैं। योग में बताया गया है पंच शरीर। तिथि कर दिया, म्यूट कर दिया। हैं, सुन रहे हैं? म्यूट कर दिया। हाँ जी जी जी। अच्छा, पंचकोश इसको कहते हैं। पहला सबसे स्थूल अभिव्यक्ति है हमारे शरीर की, आप काट दीजिए, लीव कर दीजिए, लीव कीजिए, लीव कर दीजिए। अन्नमय कोश, जो अन्न से बना है। उससे सूक्ष्म है प्राणमय कोश, जो हमारी जीवन ऊर्जा से बना है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्राण का मतलब होता है सांस लेना, हवा। जो हवा अंदर जा रही, बाहर जा रही, वो प्राण है। हवा प्राण को अंदर ला रही है, हवा स्वयं प्राण नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी पुतले में हम हवा भर देते तो उसको जिंदा हो जाना चाहिए, हमने प्राण डाल दिया उसमें। तो प्राण जो जगत की वो शक्ति है जो अपने आप चलती है, अपने आप जीवित करती है, और उसके उसकी यात्रा का माध्यम हवा है। जैसे रथ है, रथ में हम चढ़ते हैं, हम रथ नहीं है, प्राण हवा नहीं है। इसके बाद और भी सूक्ष्म जाए, मनोमय कोश, जो हमारे विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारी यादें हैं, पहले की या पिछले जन्मों की, हमारी जो चिंताएं हैं, और
जो हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में, ये सारी सोच हमारा मन गठित करता है। अगर वहां पे कोई भ्रम है, कोई विरक्ति है, कोई संशय है, तो उसे मन दूषित होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मन में है, सूचनाएं मन में है, आज का तापमान ये है, ट्रैफिक इतनी है, ये सब। लेकिन इन सूचनाओं को जब हम संगठित करके उसको समझते हैं, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट। फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग विजडम, वो है इंटेलेक्ट, विज्ञानमय कोश। उससे भी सूक्ष्मतम हमारा अस्तित्व है, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। आनंद मतलब ऐसा सुख जिसका कोई विपरीत अभिव्यक्ति नहीं है। सुख का विपरीत दुख होता है, आनंद का कोई विकल्प नहीं। आनंद है, जो आनंदित है वो आनंदित है, वो नहीं कहता मैं आनंदित नहीं हूं। आनंदित कब होते हैं? जब हम उस सुख की प्राप्ति करते हैं जिससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। जैसे कभी कभी हमको अच्छी नींद आ जाती है, हमें पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं, उस समय नहीं पता होता कि हम सो रहे हैं। जब हम जगते हैं उसके बाद तो कितना आनंद आता है कि अरे कितनी अच्छी नींद, गहरी नींद में हम सोए थे। बिल्कुल लगता है सब कुछ हल्कापन है, कोई चिंता नहीं है मन में। जैसे घर से बाहर जाएंगे वैसी चिंता शुरू हो जाएगी। तो वो है आनंदमय कोश। तो हमारी समस्याएं कहाँ पैदा होती? हमारी समस्याओं का जड़ पैदा होता है विज्ञानमय कोश। हमारे पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब है, उससे हमने जो अपनी समझ बनाई है वहां कुछ गलती हो गई। हमको मालूम है अच्छा खाना क्या है, क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए, नॉलेज है, लेकिन हमारी समझ में वो नॉलेज नहीं आई। अभी हम फिर भी वही खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक से आराम नहीं कर पाते, हर एक काम जल्दी में करते हैं, बोलते हैं जल्दी जल्दी, चलते हैं जल्दी जल्दी, लड़ते हैं जल्दी जल्दी, सोचते हैं जल्दी जल्दी कि कहीं पीछे न छूट जाए। तो उस भूल को एक नाम दिया है प्रज्ञा अपराध, मिस्टेक ऑफ इंटेलिजेंस। वो है जड़। वहां पे अगर हमने अपराध किया, गलती हुई, तो हमारी दिनचर्या बदल जाती है। हम अपने खिलाफ जीवन जीना शुरू करते हैं जो हमारे लिए नुकसान करे। जानते हैं लेकिन वो बात उतरी नहीं है मन। तो वहीं से ये एक अपराध और जन्मता है कि हम एक्शन नहीं, कर्म नहीं, रिएक्शन। अगर हम रिएक्ट करना कम कर दें, बंद कर दें, तो 80-90% हमारी सारी समस्याएं एक झटके में दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। वो आदत जो है दशकों की, ऐसे नहीं बदलती। पहले उसका अनुभव होना चाहिए, उससे साक्षात्कार होना चाहिए अपने आप से, स्वयं से, कि हाँ मेरे अंदर ये ऐसा है कुछ जिसे हम बदल नहीं पा रहे हैं।
और बिना बदले हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो इस तरह की गहरी सूक्ष्म अनुभूतियां हमारे जीवन में कभी कभी होनी चाहिए। तो चित्त वृत्ति का निरोध योग है। उसके बाद और विस्तार से बताया गया है कि योग के अष्टांग होते हैं। वो अष्टांग क्यों बताए गए हैं कि अगर हम योग की ओर उन्मुख हैं तो हमें पहले अपना वातावरण सुधारना होगा। जिस परिवेश में है, जिस समाज में है, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें 5 नियम बताए गए। सत्य, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस। जुल्म को सहना नॉन वायलेंस नहीं है, वो अलग अलग बात है। वो कृष्ण, हमारे मित्र कृष्ण ने बताई गीता में। अष्टे, लालच। अपारिग्रह, दूसरों का माल हड़प लेना। आजकल बहुत चलन है इसका लेकिन मैं योग के हिसाब से बता रहा हूं। अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ अक्सर लोग गलत निकालते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्म में चरता है, ब्रह्म के नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार, चेतना सहित, चेतन मन से जो कुछ भी करता है वो ब्रह्मचर्य। अच्छा, आपने वातावरण बना लिया, अब आप स्वयं के लिए कैसे तैयार करें, स्वयं को कैसे तैयार करें, उसके लिए 5 नियम बताएं। शौच, शुद्धता होनी चाहिए शरीर में, मन में। संतोष, तपस्या, किसी बड़े लक्ष्य के लिए छोटी चीजों का त्याग कर देना। कठिन समय में अपने आप को उसके अनुकूल बना के उसको सह के आगे निकल जाना। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, अध्ययन करना स्वयं का। ये नहीं कि अकेले बैठ के अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं है। हम स्वाध्याय में इसका मतलब बाहर वाले, ऊपर वाले कमरे में जाके बैठे हैं। जहां भी हैं हम अपने आप को देख रहे हैं। अच्छा, मेरे मन में ये विचार आया, क्यों आया, इसको नहीं आना चाहिए, तो हम रोक क्यों नहीं पाए, क्या कमियां रह गई हमारे अंदर। हमें इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, मतलब जो भी हमारे आदर्श हैं, या देवी देवता हैं या गुरु हैं, कोई भी हो, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति श्रद्धा। तो ये तो हो गई तैयारी। अब जो है तीसरा अंग है आसन। आसन का मतलब क्या होता है, हाथ पांव तोड़ना मरोड़ना और ये सब एरोबिक्स ये सब दिखाना, वो आसन नहीं है। वो भी हो सकता है। आसन का मतलब आराम से स्थिर होकर बैठ गए, स्थिर होकर बैठे हैं बिना कष्ट के। ये बहुत मुश्किल काम होता है अक्सर। एक तो जमीन पे बैठ भी नहीं सकते, बहुत से लोग कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते आराम से। कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हिलते डुलते रहते। तो स्थिर, उसकी परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। आप स्थिर होके सुख से बैठे हैं। इसके लिए आपको अपने शरीर की तैयारी, उसको तैयार करना होगा। और उसके लिए आप जितने
आसन करें, 84,000 या 84 या जितने भी आसन हैं, वो सब इसलिए है कि आप स्थिर होकर सुखमय बैठ सकें। क्यों? क्योंकि वह आवश्यक है ध्यान में उतरने के लिए। तो शरीर को स्थिर करने के लिए प्राणायाम, मन को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम, वो है चौथा अंग प्राणायाम। प्राणायाम एक तरह से पुल है, ब्रिज है। प्राणायाम के एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ मन है। शरीर कष्ट में होता है तो आपकी श्वास बदल जाती है, मन चिंतित होता है तो आपकी श्वास बदल जाती है। जब आप सुख से बैठे हैं, मन शांत है, आपकी सांस मध्यम मध्यम आराम से चलती रहे। जब आप उत्तेजित हैं, गुस्से में हैं, आपकी सांस जल्दी जल्दी चलेगी, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है। तो इसका एक रहस्य है कि अगर सांस आपके तन से और मन से प्रभावित होती है तो सांस के माध्यम से आप तन और मन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करके सांस थोड़ी धीमी कर लें और लंबी कर लें तो आपका मन तुरंत शांत होना शुरू हो जाएगा, तन में भी आराम महसूस होगा। और जहां तक मैंने बताया कि सभी बीमारियों की एक जड़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है? रक्तचाप ऊपर उठता है, ब्लड प्रेशर। अब इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हार्ट डिजीज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर हम प्राण को थोड़ा सा उसके एक नया रूप दें उसको, कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने की जगह लंबी सांस लें और गहरी सांस लें, और ऐसी सांस न लें जिससे आपका सीना फैले। ये वाली सांस न लें, अपना पेट फैलने दीजिए। तो चेस्ट ब्रीदिंग की जगह एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उससे होता है कि जब पेट फूलता है तो आपके चेस्ट में ज्यादा जगह बनती है, चेस्ट अपने आप फूलता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। और अगर आप ज्यादा सांस लेते हैं तो आपके अंदर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ता है, आपकी क्षमता बढ़ती है। अगर आप 2 गुना या 3 गुना, 4 गुना तक आप ज्यादा लंबी सांस लें तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल 40 गुना तक बढ़ सकता है। और आपको जरा सा भी महसूस हो कि पसीना आ रहा है, कुछ मन विचलित हो रहा है या चक्कर आ रहा है या धुंधला दिख रहा है, तो मतलब ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। आप उसको तुरंत 1 मिनट में कम कर सकते हैं। कि आप जब सांस लेते हैं तो आप गिनिए कि कितनी गिनती तक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 आपने सांस अंदर लिया, तो जब सांस आप छोड़ते हैं तो 4 की जगह 5, 6 तक जाइए गिनती में। मतलब एक्सलेशन थोड़ा लंबा कर दें, धीमा कर दें। सांस छोड़ना, उसकी गति कम कर दें, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हालांकि पिछले 40 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। एक बार जाना पड़ा था 2018 में। तो नर्स जो है वो ब्लड प्रेशर लेने आती थी, तो एक बार आई तो उसने कहा कि ब्लड प्रेशर तो आज ज्यादा है, इस समय ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा है तो आप 2 मिनट रुक जाइए, कम कर देते। तो मैंने यही टेक्निक अपनाई कि
कि सांस छोड़ना जो है मध्यम कर दिया 4-5 बार। उसके बाद उसने ब्लड प्रेशर तो वाकई कम हो गया। उसने कहा ये कैसे कम किया, ये कोई क्या जादू, हमें भी बताइए ना। मैंने कहा अगर तुम इसका प्रयोग करो तब मैं बताऊंगा। तो वो कई घंटे तक वो बार बार आई, सर अब बता दीजिए ना मुझे, अंग्रेजी में। तो मैंने उसको बताया, वही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अब आपने आप कैसे कम कर सकते हैं, जब जरूरत हो, महसूस हो। और जो मन के क्लेश होते हैं उसको भी थोड़ा नियंत्रित करें। एक होता है अहंकार। अहंकार वही है जिसको मैं दूसरा नाम दे रहा था, प्रज्ञा अपराध। अहंकार का अर्थ होता है वो आकार जिसको मैंने खुद बनाया है। हम जो हैं वो अहंकार नहीं है, हम जो समझ रहे हैं कि हम वो हैं वो अहंकार, वो हमारा मिथ्या अस्तित्व है। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, या हम बहुत ताकतवर हैं, हम सम्माननीय हैं, लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम दुखी हो गए। तो एक हमने अपना एक इमेज बना लिया। वो उस इमेज को चोट लगती है तो लगता है कि अब तो हम बर्बाद हो गए, खंडित हो गए, चूर चूर हो गए। तो वो सारी इमेज जो हमने बना रखी है, हम जो भी समझें कि हम वो हैं, वो गलत है। सभी आकार जो हमने सोचे हैं अपने विषय में, सब गलत है। हम जो हैं वो स्वाध्याय है, उसको जानना। और उसको जाना भी नहीं जा सकता। एक मैं और आपको सीक्रेट बता रहा हूं, आप खुद को कभी नहीं जान सकते। अक्सर लोग बोलेंगे हम खुद को जानना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा से मिलना चाहते हैं। क्योंकि समस्या पैदा होती है कि आप किसको जानना चाहते हैं, कौन जानना चाहता है किसको। तो अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपका आप खुद अपने से अलग हैं। और जब आप अपने से अलग हैं तो जो जानना चाहता है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं, कोई जानने वाला है ही नहीं। जब आप अलग हैं, आप वहां हैं, तो यहाँ पे जो बैठा है वो तो आप नहीं है, तो कैसे जानेंगे। आप खुद बन सकते हैं, जान नहीं सकते। आप जो हैं वो हो जाइए। उसको जानने में ये द्वंद्व बना रहेगा, कहीं गलत तो नहीं जान लिया, गलत आदमी को नहीं पहचान लिया, कह दिया कि वो मैं हूं। तो इसी तरह की बातें हैं। एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। एक होता है लगाव। लगाव भी हमें दुखी करता है, अटैचमेंट। मैंने लोगों कहते हुए सुना है कि कृष्ण ने बताया है गीता में कि अटैचमेंट बहुत बुरी चीज। मैंने कहा अटैचमेंट बुरी चीज नहीं है, अटैचमेंट, डिटैचमेंट अच्छी चीज है, ये बताया। अटैच ना होइए, डिटैच हो जाइए, अलग हो जाइए। तो जहां तक मेरी समझ है वो दोनों एक ही चीज है। आप अटैच हैं या डिटैच हैं, एक ही चीज है। अगर आप किसी चीज से अटैचमेंट है तो आप उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, आप उससे डिटैच हो गए तो आप उससे दूर भाग रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं दोनों स्थिति में। वो दौड़ना बंद हो जाना नॉन अटैचमेंट, ना तो आप अटैच हैं ना डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता रहित नॉन अटैच। तो ये सभी हमारे दुख का कारण है। तो अब संक्षिप्त में मैं कुछ शब्दों में ये कह सकता हूं कि आराम करना सीखें, ठीक से सोना सीखें, सात्विक भोजन की ओर उन्मुख हो, सही समय पर खाएं, सूर्यास्त के बाद अक्सर न खाएं, गंभीर भोजन ज्यादा खाना हो तो दिन में खा लें, रात को खाने के तुरंत बाद सोने का प्रयास न करें।
कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले खा लें, पानी खूब पिए और अपने आप को एक दृष्टा के रूप में माने कि जो हो रहा है हम देख रहे हैं, देख लिया, जो समझना था समझ लिया। और आपको कुछ करना है तो सोच समझ के करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें किसी बात की, वो आपको बाद में कष्ट देगी। और योग की एक बहन भी है, उसको कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का थोड़ा ज्ञान उससे जुड़ें, उसमें खान पीन के बारे में, रहन सहन के बारे में, ऋतुओं के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में। हालांकि आधुनिक विज्ञान उसको नहीं मानता, अब मानने लगा है और आगे और भी मानेगा। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद हमने कहना था धारणा। धारणा क्या होती है? एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्रता धारणा। उससे ये होता है कि बहुत सी चीजें एक साथ उसमें न उलझने का, हम किसी एक चीज पर केंद्रित है, तो मन की मानसिक शक्ति बढ़ती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि धारणा और ध्यान एक ही, खासतौर से पाश्चात्य देशों में, समाज में यही मानते हैं कि हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, हम ध्यान करने जा रहे हैं। यानी कि आप आंख बंद कर लीजिए और आप सोचिए कि आप नदी के किनारे हैं और वहां पे पंछियों की आवाज है, मतलब मन को सक्रिय रखना, जबकि वो ध्यान के विपरीत है। मन को सक्रिय करना धारणा है, एक बिंदु पर दृष्टि टिकाना, एकाग्र दृष्टि, एकाग्र चित्त, ताकि तमाम समस्याओं की जगह हम एक समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। और जब कोई समस्या नहीं है, हम सिर्फ अपने विचारों से अवगत हैं, साक्षी हैं, हम विचार नहीं बनते। उसमें अंतर यह है कि कोई विचार मन में आता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस विचार के साथ हमारा जुड़ना उसको ऊर्जा प्रदान करता है, वो और बड़ा होता है, वो छा जाता है। और हम कहते हैं अच्छा ये विचार है, हम उसमें उससे जुड़ेंगे नहीं, आने दो, जाने दो, तो वो विचार कमजोर होकर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता और मन खाली हो जाता है। वो मन का खालीपन, शरीर का स्थिर होना और अपने मानसिक विकास होना बिना उसमें मिर्च मसाला डाले हुए, एक विकसित मन में ज्ञान उतरता है। एक कहानी से अंत करूंगा। तो ध्यान के बाद एक और स्थिति है समाधि। तो कुछ शब्दों में अंत करूंगा कि एक जो ध्यान की पद्धति भारत से जापान में गई, वहां पे उसको ज़ेन कहा जाता है। ध्यान से का विकृत रूप है ज़ेन। तो ज़ेन मास्टर जो है वो जब सिखाते थे अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को, तो उनका अनोखा तरीका था। तो ज़ेन में एक टी सेरेमनी होती है, चाय पीने की। उसमें लोग बैठते हैं, कोई बोलता नहीं है, चाय गर्म होती है, प्याली में डाली जाती है, उसका अनुभव करते हैं कि अच्छा अब चाय की एक बूंद गिरी है, अब एक उसकी धारा बन रही है, प्याली भर गई है, उसको हमने एक चुस्की ली, कैसा स्वाद है। इसको इसकी चेतना, इसकी अवेयरनेस जगती है। तो एक आया युवक ज़ेन मास्टर के पास, उसने कहा, पैर छुए, गुरुजी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, सच क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में मुझे बताइए। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और इशारा किया कि बैठ जाओ।
गुरुजी चाय बना रहे थे अपने लिए। तो चाय बना के वो केतली से प्याली में धीरे धीरे डाल रहे, बहुत ध्यान से देख रहे थे, और करते करते प्याली लगभग भरने को हो गई। और ये बंदा बैठ के देख रहा है गुरुजी क्या कर रहे हैं, प्याली भर गई है। जब प्याली भर भी गई, चाय बाहर गिर गई, वो केतली डेलते रहे, चाय टेबल पे बिखर गई, जमीन पे सब कुछ गीला होने लगा, और चाय वो डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कहता है ये गुरुजी, उसने उससे रहा नहीं गया, उठ के खड़ा, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, आप टेबल नीचे कालीन ये सब गीला हो रहा है, चाय की भर चुकी है, आप ये क्यों उसमें पूरे ले जा रहे हैं। तो उसने आज की शिक्षा तुम्हारी यही, तुम जब आए तुम्हारा मन ये भरी प्याली की तरह था, अगर हम उसमें और ज्ञान डालते तो वो बिखर जाता। पहले अपनी प्याली खाली करके आओ, 3-4 महीने बाद तब मैं तुमको अगला सबक दूंगा। तो अपने मन को खाली करना ही ज्ञान की वृद्धि होती है। मन भरा रहना, हमेशा सोचना, उसका कोई परिणाम नहीं होता। तो इन शब्दों से मैं अंत करता हूँ। जो कुछ मुझे कहना था, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लगभग मैं 45-50 मिनट बोल चुका हूँ। इतना काफी है आज के लिए। धन्यवाद।